तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ओवरलोड रिले क्या होता है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपने हर जगह देखा होगा कि जो हमारे स्टार्टर होते हैं, मोटर का स्टार्टर या फिर जो एमसीसी पैनल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो हमारा मेन कंडक्टर होता है मोटर का, उसके साथ में एक ओवरलोड रिले या फिर OLR जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, हमेशा एक लगा रहता है। तो उसी को OLR या फिर ओवरलोड रिले बोलते हैं। अब ओवरलोड रिले का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा रिले जो कि किसी भी सर्किट में करंट जो होता है ओवर होने के दौरान उसको ट्रिपिंग करा देता है, यानी कंटेक्ट चेंज कर देता है, उसी को बोलते हैं ओवरलोड रिले। इसके थ्रू हमारा एक जो भी हमारा मेन लोड होता है, मेन लोड को वहाँ पे फ्लो करा, जो कंडक्टर होता है इसके थ्रू पास होता है, और उसका जो करंट होता है लिमिटेड करंट से जैसे ही ज़्यादा होता है तो इसका जो ट्रिपिंग कंटेक्ट होता है, ट्रिपिंग सिग्नल देता है मेन कंडक्टर को, तो मेन कंडक्टर जो होता है हमारा ट्रिप कर जाता है। तो ये होता है हमारा ओवरलोड रिले। अब दोस्तों सबसे पहले बताते हैं कि ओवरलोड क्या होता है। देखिए ओवरलोड का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा मोटर होता है, जब वो अपना जितनी उसकी कैपेसिटी होती है ज़्यादा, उससे ज़्यादा अगर करंट हम जब लेने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं ओवरलोड। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मोटर होता है वो ओवरहीट होता है, और ओवरहीट होने की वजह से उसका जो मोटर जो होता है, मोटर का डैमेज होने का डर होता है, या फिर उसके जो ब्रांच सर्किट या कंपोनेंट होते हैं उनके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ओवरलोड रिले जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, मोटर को ओवर हीटिंग या फिर ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, और जो ब्रांच सर्किट एंड कंपोनेंट होते हैं उनको भी डैमेज होने से बचाता है। तो देखिए ओवरलोड जो रिले होता है, ओवरलोड हमेशा मेन कंडक्टर जो होता है उसके साथ में देखेंगे कि उसी के साथ इंसर्टेड रहता है, उसी के साथ अटैच रहता है जो मेन कंडक्टर होता है मोटर का, चाहे वो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या फिर DOL स्टार्टर हो, दोनों में हमारा जो ओवरलोड रिले रहता है मेन कंडक्टर के साथ में हमारा अटैच लगा रहता है। तो ओवरलोड रिले का जो मेन हमारा काम है वो हमारे मोटर को डैमेज होने से बचाता है, ओवरलोड और ओवर करंट से। तो चलिए अभी बताते हैं कि जो हमारा ओवरलोड रिले है वो किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों जो भी हमारे ओवरलोड रिले यूज किए जाते हैं, ओवरलोड रिले जो होता है हमारे अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे कि मेनली जो हमारे 4 तरह के ओवरलोड रिले या OLR जो है ये हमारे यूज किए जाते हैं MCC में या फिर मोटर प्रोटेक्शन के लिए। तो जो कि हमारे चारों जो हैं उनमें से पहला जो हमारा होता है बाई मेटेलिक टाइप का, बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले या फिर OLR। और जो दूसरा होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक OLR। एक तीसरा जो होता है यूटेक्टिक OLR। एक और जो होता है दोस्तों वो होता है सॉलिड स्टेट। तो हमारे 4 तरह के देखिए यहाँ पे OLR या फिर ओवरलोड रिले होते हैं, बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले, यूटेक्टिक ओवरलोड रिले, एक सॉलिड स्टेट ओवरलोड रिले। तो 4 तरह के होते हैं। मेनली जो ज़्यादातर यूज किया जाता है बाई मेटेलिक OLR यानी बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले यूज किया जाता है। तो इसी के बारे में बताते हैं कि बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले कैसे काम करता है। तो इसको इसका काम जानने से पहले तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि जो बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले होते हैं इनमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारा अलग अलग कंपनी का बाई मेटेलिक रिले आता है, चाहे वो ABB कंपनी का या फिर स्नाइडर का हो या फिर और भी बहुत सारे कंपनी का ओवरलोड रिले आता है। तो इनमें जो मेन हमारे पार्ट्स होते हैं, देखिए एक तो होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है दोस्तों। उसके अलावा ओवरलोड कॉइल लगा रहता है। जो ये जो कॉइल होता है हमारा हीट होता है, हीट होने को जैसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप को बेंड कराने का काम करता है। उसके बाद हमारे कंटेक्ट होते हैं NONC कंटेक्ट। अब NONC कंटेक्ट के अलावा एक होता है रेंज सेटिंग नोब। अब रेंज सेटिंग नोब जो होता है हमारे एम्पियर में सेटिंग करने के लिए लिया जाता है। आप इसे रेंज जो होता है सेट अलग अलग चेंज करके सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा एक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक रीसेट बटन होता है। एक मैनुअल रीसेट बटन आप दिया गया था जो आप मैनुअली उसको रीसेट कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक रीसेट नहीं हो रहा था आप उसको मैनुअल रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं रहते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड, जो टर्मिनल मेन हमारे टर्मिनल दिए गए रहते हैं जिनमें मेन जो 3 फेज सप्लाई होता है उसके लिए जाता है। ये टर्मिनल्स होगा। 2 टाइप के इसमें टर्मिनल होता है, एक मेन टर्मिनल एक होता है, एक कंट्रोल टर्मिनल है। तो कंट्रोल यानी कि जो हमारे NONC कंटेक्ट जो होता है इनका जो हमारे टर्मिनल दिया गया रहता है, तो टर्मिनल्स होगा। उसके बाद एक लास्ट में दिया गया रहता है टेस्ट बटन। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए दोस्तों, इतने हमारे एक ओवरलोड रिले के अंदर। अब देखिए NONC कंटेक्ट में जो हमारे कंटेक्ट रहते हैं वो अधिकतर देखिए 95, 96 और एक 97, 98
ये ज़्यादातर इसी नाम से रहता है। 95, 96, 97, 98 ये हमारे रहते हैं NONC कंटेक्ट। और जो टर्मिनल होते हैं मेन टर्मिनल, वो हमारा 1, 2, 3 और 4, 5, 6 करके ऐसे हमारा मेन टर्मिनल होता है। 3 फेज सप्लाई जो कंडक्टर के साथ में अटैच रहता है, 3 फेज सप्लाई जो रह जाता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले के बारे में। ये इसी का पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल हम पहले जान लेंगे। तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो ये इसका जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोथर्मल एक्सपेंशन होता है। इस चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी हमारा बायोमेटेलिक टाइप का ओवरलोड रिले होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल एक्सपेंशन। इलेक्ट्रोथर्मल मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जाने की वजह से उसमें हीट होता है। तो हीट की वजह से जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है, यहाँ पे बायोमेटेलिक का मतलब होता है कि दो मेटल को मिला के एक स्ट्रिप बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो वो एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड जब करता है तो अगर पहले सीधा रहता है तो बेंड होता है, और बेंड जब किया करता है तो सीधा होता है। तो उस बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक दो टाइप का अलग अलग टाइप के मटेरियल को मिला के एक मटेरियल का स्ट्रिप बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जो कि हमारा ओवरलोड रिले में हमारा मेन जो लीवर का काम करता है यही। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल हो गया बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले के। ज़्यादातर बायोमेटेलिक ओवरलोड रिले यूज किया जाता है जो भी कंडक्टर के साथ। चलिए आगे इसका वर्किंग समझते हैं। तो देखिए जो ओवरलोड रिले होता है, जब भी हम किसी मोटर को कमांड देते हैं या फिर मैनुअली जो हम पुश बटन से जो स्टार्ट स्टॉप करते हैं, तो जो भी हमारा स्टार्ट जो सिग्नल जाता है वो ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए जाता है। जैसे कि हमने स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में आपको बताया था कि जब हम पुश बटन दबाते हैं स्टार्ट का, तो स्टार्ट का जो कमांड जाता है वो ओवरलोड रिले के जो हमारा NC कंटेक्ट होता है, NC कंटेक्ट के थ्रू होते हुए ही हमारा मेन कंडक्टर के कॉइल पे जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ओवरलोड रिले जो होगा, ओवरलोड रिले नॉर्मली जो NC कंटेक्ट है, NC कंटेक्ट तब तक NC रहेगा जब तक वो ओवर हीट नहीं होगा, ओवरलोड नहीं होगा। जैसे ही जैसे मान लीजिए हमारा 3 फेज, चलिए आपको पहले सर्किट बना देते हैं ताकि आपको आसानी होगा समझने में। तो मान लीजिए ये हमारा मेन कंडक्टर यहाँ पे रहता है, ये मेन कंडक्टर है। इस मेन कंडक्टर में 3 फेज का 3 आपको यहाँ पे तीनों फेज आता है। देखिए ये तीनों फेज आ रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है ओवरलोड रिले। ये कंडक्टर हो जाता है K1, और यहाँ पे एक OLR यानी ओवरलोड रिले हो गया। अब इस ओवरलोड रिले में यहाँ पे देखिए इसके दो हमारे कॉइल के टर्मिनल होते हैं कंडक्टर के। इस कॉइल के कंडक्टर के टर्मिनल पे क्या होता है कि निगेटिव तो पहले से दिया गया रहता है, लेकिन जो पॉजिटिव इसका मेन जो जाता है ये पॉजिटिव OLR के थ्रू होते हुए जाता है। OLR में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे, चलिए इसका ये तो मेन टर्मिनल हो गए तीनों। इसके अलावा यहाँ पे 4 कंटेक्ट होता है। अब देखिए 4 कंटेक्ट में 2 NO 2 NC रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये दोनों NC हो गया, ये जो 95 96 होता है दोस्तों ये NC रहता है, और ये जो रहता है हमारा NO रहता है। तो मान लीजिए ये दोनों है जो हमारे आपस में NO है, और ये दोनों आपस में NC है। तो हमें क्या करना रहता है कि जो इस कंडक्टर का जो कमांड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट का पुश बटन है, ये स्टॉप का हो गया। इसके बाद ये स्टार्ट का पुश बटन है। तो ये स्टार्ट जो कमांड देंगे या फिर स्टार्ट पुश बटन से जो हम सिग्नल देते हैं, तो ये जो वायर है दोस्तों आता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है 95 पे। उसके बाद 96 से जो इसका आउटपुट निकलता है ये जाता है इस पे, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है कंडक्टर का कॉइल टर्मिनल यानी कि इसके अंदर जो हमारे कॉइल लगे रहते हैं। ये कॉइल क्या करता है, कॉइल जो होता है मैग्नेट बनाता है। तो मैग्नेट बनाने की वजह से ही इसके अंदर जो कंडक्ट, जिस तरीके से जो रिले काम करता है उसी तरीके से कंडक्टर इसको कॉइल पे सप्लाई है, कॉइल मैग्नेट बनाएगा। मैग्नेट बनाने की वजह से प्लंजर को अपनी ओर खींचेगा, तो ये कंडक्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं आपस में शॉर्ट होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी में ये जो देखिए मेन जो कंडक्टर का जो कॉइल टर्मिनल है, कॉइल टर्मिनल के नेगेटिव साइड पे नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट दे दिया जाता है। जो पॉजिटिव सप्लाई रहता है वही पॉजिटिव सप्लाई जो है ये OLR के थ्रू होते हुए जाता है। तो अगर OLR लगा होगा तब, अगर OLR नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट पुश बटन से यहाँ पे ये हमारा NC हो गया, ये NO रह गया, ये पुश बटन का, यानी कि ये हमारा स्टॉप के लिए रहता है और ये स्टार्ट के लिए रहता है। तो यहाँ से स्टॉप, ये स्टार्ट,
उसके बाद ये देखिए यहाँ से OLR से होते हुए चला गया यहाँ पे। और इसी में होल्डिंग कंटेक्ट जो बनाया जाता है वो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमने बताया था किस तरीके से होल्डिंग कंटेक्ट बनता है। यहाँ पे आपको सिर्फ OLR समझना है। तो देखिए OLR में हमने बताया कि यहाँ पे 2 टाइप के कंटेक्ट है, NC कंटेक्ट, NO कंटेक्ट। तो NC कंटेक्ट जो है 95 96 अधिकतर रिले पे इसी तरीके, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो तो देखिए वही 95 96 लिखा रहता है या फिर 97 98 लिखा ही रहता है। तो ये जो है दोस्तों इसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग। ये ट्रिपिंग कंटेक्ट है, NC जो रहेगा ट्रिपिंग कंटेक्ट है। अब जब से आप यहाँ से NO दबाएंगे तो ये जो पावर सप्लाई जो होगा इधर NC कंटेक्ट के थ्रू होते हुए यहाँ पे कॉइल पे चला जाएगा। हमारा कंटेक्टर जो है पिक करेगा। जब कंटेक्टर पिक करेगा तो जो 3 फेज सप्लाई है ये इधर से थ्रू हो जाएगा, पास करेगा तो OLR ये डायरेक्ट कनेक्टर रहता है, इनके अंदर से तीनों फेज निकलता है और तीनों फेज निकल के हमारा चला जाएगा यहाँ पे, ये मोटर पे चला जाता है। ये 3 फेज यहाँ पे मोटर लगा रहता है, तो मोटर पे चला गया। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो NO कंटेक्ट है, NO कंटेक्ट से हम सिग्नल लिए रहते हैं DCS या फिर PLC को ट्रिपिंग का सिग्नल लिए रहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि NC कंटेक्ट से क्या रहता है, हमारे यहाँ पे इसको कमांड गया रहता है और NO कंटेक्ट जो रहता है इस पर ट्रिपिंग का सिग्नल लिया गया रहता है। तो देखिए ट्रिपिंग का जो हमारा फीडबैक जाता है वो OLR के थ्रू ही जाता है और जो कंटेक्टर को जो एड ऑन ब्लॉक जो लगा रहता है उससे जो हम फीडबैक जाता है वो ऑन ऑफ का कमांड, ऑन ऑफ का फीडबैक जाता है और जो ट्रिपिंग का फीडबैक जाता है वो हमारा OLR से जाता है। तो OLR में देखिए एक फीडबैक हमको लेना रहता है DCS के लिए। तो DCS से एक वायर रहता है टू PLC या फिर DCS। यहाँ से देखिए एक वायर आएगा, ये NO है कंटेक्ट, तो NO से एक वायर आता है और दूसरा जो है इसी में से इससे कनेक्ट होकर ये निकल जाता है टू DCS या फिर PLC। तो जब तक ये हमारा रिले नॉर्मल ओवरलोड रिले जो हेल्दी रहेगा तो NO कंटेक्ट NO रहेगा और एक कमांड जो है इस कमांड OLR के थ्रू जाता रहेगा। अब जैसे ही मान लीजिए इसमें जो लिमिटेड करंट है, कोई मोटर करंट का सबका एक फिक्स करंट होता है। जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर का मोटर है तो 2 एम्पियर का आपका उसका फुल लोड जो करंट है 2 एम्पियर लेगा। तो OLR में हमने बताया था कि इसमें एक सेटिंग नोब होता है, यहाँ पे एक सेटिंग नोब होता है, उससे आप रोटेट करके उसे रेंज आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैनुअल यहाँ पे 2 टाइप के देखिए बटन दिए गए रहते हैं, एक रीसेट के लिए रहता है, एक टेस्ट के लिए रहता है। तो रीसेट वाला जो रहता है, रीसेट वाले से जैसे OLR आपका एक्ट कर गया है, ओवरलोड की वजह से ये ट्रिप कर गया है, तो उसको आप रीसेट बटन वाले से रीसेट कर सकते हैं फिर से इसको। और जो टेस्ट बटन होता है, टेस्ट बटन OLR को टेस्ट करने के लिए रहता है कि ओवरलोड रिले जो होता है हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक हमारा स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो एक ओवरलोड रिले है, तो यहाँ पे एक सेटिंग नोब है, उस सेटिंग नोब में आप एम्पियर का सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको सेट करना है उसे घुमा के सेट कर सकते हैं। बाकी रीसेट बटन दिया गया है, एक टेस्ट बटन दिया गया, तो टेस्ट बटन से आप ओवरलोड रिले को दबा के टेस्ट किया जाता है कि ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं करा रहा है। तो देखिए ये 2 हमारे बटन्स होगा, एक नोब होता है रेंज सेटिंग नोब। तो इस रेंज सेटिंग से मान लीजिए आपने 2 एम्पियर का मोटर है तो आपको यहाँ पे 2 एम्पियर आपको सेट कर दिए। अब 2 एम्पियर का सेट जब तक 2 एम्पियर का करंट लेता रहेगा, तो 2 एम्पियर का करंट जब तक ये लेता रहेगा दोस्तों ये ओवरलोड रिले हेल्दी रहेगा। जैसे ही हमारा मोटर में कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे जाम होता है, जाम की वजह से ज़्यादा करंट लेगा, ओवरलोड आएगा तो करंट ज़्यादा लेने लगेगा। तो जब एक करंट इसमें ज़्यादा लेगा तो करंट ज़्यादा लेने की वजह से ये ओवरलोड होगा, तो इसके अंदर हमारा लगा रहता है ओवरलोड कॉइल। जैसे ये हमारा ओवरलोड रिले है तो इसके जो अंदर जो हमारा तीनों फेज जो है जा रहा है, तो इस तीनों कंडक्टर में जब वो है ओवरलोड रिले देखिए इस तरीके से रहेगा, ये तीनों फेज हमारे इसमें से आएंगे और इस तीनों फेज में यहाँ पे मैग्नेटिक ओवरलोड कॉइल बना रहता है, तब ये अंदर से इससे पास होता है, ये इस तरीके से इसमें पास होता है। ये ओवरलोड रिले के अंदर इस तरीके से बना रहता है, इसमें ओवरलोड कॉइल लगे रहते हैं तीनों फेज में। तीनों फेज का जो कंडक्टर है उसमें हमारे ओवरलोड का कॉइल लगे रहते हैं। ओवरलोड कॉइल जो है इसके साथ हमारे यहाँ पे अटैच रहता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है इस यहाँ पे लगा रहता है, और बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो रहता है यहाँ पे NONC का अरेंजमेंट होता है उसके साथ अटैच रहता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए NONC है, ये NONC कंटेक्ट रहेगा और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो इससे जुड़ा रहेगा। तो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जैसे ये मैग्नेटिक कॉइल जो यहाँ पे है ओवरलोड कॉइल, जैसे अगर ओवरलोड होगा तो ओवरलोड की वजह से यहाँ पे ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा करंट लेने की वजह से ये हीटिंग होता रहता है। जैसे इसके क्रॉस करंट फ्लो होता है तो कॉइल जो होता है दोस्तों हीट होता है, तो हीटिंग की वजह से जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है इसके हीटिंग की वजह से ये भी हीट होने लगता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, और जब हीट होता है तो बेंड करने लगता है। तो जैसे जैसे आप जितना करंट सेट किए रहेंगे तो उतना करंट तक सह लेगा, और जैसे ही ओवर करंट होगा तो ये जो हमारा बाई मेटेलिक स्ट्रिप है दोस्तों इधर बेंड करने लगेगा, या फिर इस साइड हमारा बेंड करेगा, हीटिंग की वजह से हीट करेगा, बेंड होगा। एक साइड में हमारा फिक्स रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा इस साइड में फिक्स है तो इस साइड में हमारा बेंड होगा। तो जब बेंड होगा तो जो कंटेक्ट है दोस्तों, कंटेक्ट हमारा चेंज हो जाता है, NO वाला NC हो जाएगा, NC वाला NO हो जाता है। जब बेंड होता है तो थोड़ा सा मूव करता है, तो जो इसके कंटेक्ट होता है इंटरनली वो चेंज हो
हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एनसी कंटेक्ट एनओ कंटेक्ट है, ये हमारा चेंज होगा। तो जब इसका कंटेक्ट चेंज होगा दोस्तों, तो जो हमारे यहाँ पे कमांड का जो वायर था एनसी कंटेक्ट के थ्रू जा रहा था, तो एनसी जैसे एनओ होगा, तो एनओ होगा तो यहाँ से जो इसको कमांड जा रहा था कंटेक्टर, कोई कमांड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो कंटेक्टर जो हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पे जो तीनों फेज आ रहा है दोस्तों, ये तीनों फेज ये इसके क्रॉस निकल जाता है, इससे कोई लेना देना रहे। बस इसमें एक ओवरलोड का कॉइल लगा दिया जाता है जो कि हीट करता है, हीट जनरेट करता है। यहाँ कॉइल जो होता है हीट जनरेट करता है, इसका काम बस वही यहाँ पे हीटिंग जनरेट करना। बाकी इसका जो ट्रिप कराने का काम होता है, ये अलग से जो एनओ एनसी जो कंटेक्ट रहता है, एनसी कंटेक्ट ही ट्रिप कराता है। ये एनसी कंटेक्ट एनओ हो जाता है। वो एनओ कैसा होता है, यहाँ पे लगा रहता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप हीट होता है, हीट होते 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 बेंड होने लगता है। बेंड होगा तो ये जो कंटेक्ट का जो लीवर होता है इसी के साथ अटैच रहता है, ये कंटेक्ट इसका चेंज हो जाता है। तो जब हम कमांड एनसी के थ्रू जाता है तो ये कंटेक्ट जब चेंज होगा तो एनओ हो जाएगा। एनओ होगा तो इसका जो कमांड जा रहा था कंटेक्टर पे, वो कमांड नहीं जाएगा, तो जो हमारा कंटेक्टर होगा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो जो मेन हमारा 3 फेज का सप्लाई जा रहा होता है वो बंद हो जाएगा, मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है मोटर को। तो समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से हमारा ओवरलोड रिले या फिर बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है, ये हमारे एक ओवरलोड रिले के इंटरनली इस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है। तो ये बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले का रहता है, इसी को बाई मेटल बोलते हैं। बाई मेटल का आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे जैसे टेम्परेचर गेज भी रहता है, तो टेम्परेचर गेज में भी इसी तरीके से बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगाया गया रहता है। बाई मेटेलिक या फिर टेम्परेचर स्विच में भी बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज। बाई मेटेलिक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो 2 टाइप के मेटल को बना के, जैसे एक मान लीजिए 2 टाइप का मेटल होगा, ये 2 टाइप का मेटल का रॉड होगा, इन दोनों को मिला के एक ही रॉड बना दिया जाएगा। एक ही अलग अलग मटेरियल को मिला के 2 मटेरियल को मिला के एक रॉड बना देंगे। तो इसकी क्वालिटी क्या होगी कि एक टाइम पे आप अगर इसको फिक्स कर देते हैं और दूसरे साइड से जब इसको हीट किया जाता है, हीट की वजह से क्या करता है कि बेंड करने लगता है। अगर इधर से हीट करेंगे तो ये दोस्तों बेंड करके ऐसे जाने लगेगा, इधर इतना शिफ्ट करने लगेगा। तो इसी की वजह से क्या है कि मान लीजिए आप यहाँ पे कोई कंटेक्ट है, लीवर रखे हुए हैं, तो जब इधर घूमेगा तो इसको लीवर को दबा देगा तो एनओ एनसी कंटेक्ट जो हमारा चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो उसके थ्रू जो भी आप वायर लिए होंगे, एनओ होगा तो एनसी हो जाएगा, एनसी होगा तो एनओ हो जाएगा। तो ये इसके एनसी के थ्रू आपको यहाँ पे कमांड दिया जाता है। अब देखिए एनओ जो कंटेक्ट रहता है, एनओ कंटेक्ट के थ्रू आपको फीडबैक लिया रहता है, ट्रिपिंग का फीडबैक रहता है। पीएलसी से या फिर टीसीएस से 2 वायर आते हैं, एक के थ्रू आपका मान लीजिए वोल्टेज आ रहा होता है, दूसरे से रिटर्न जा रहा होता है। तो जैसे एनओ वाला जब एनसी होगा तो ये कंटेक्ट बन जाएगा, तो जो सब रिटर्न इधर से सप्लाई आ रहा है, इधर से रिटर्न जा रहा है पीएलसी को, तो ये पीएलसी को चला जाएगा। तो जैसे ये ट्रिप करेगा ओवरलोड रिले, तो पता चल जाएगा कि ओवरलोड रिले जो है ट्रिप किया है, ये यानी कि जो मोटर जो है ट्रिप किया है। तो ट्रिपिंग का फीडबैक ओवरलोड रिले से लिया जाता है। और जो कंटेक्टर में जो हमारे ऐड एंड ब्लॉक लगा के एक्स्ट्रा जो एनओ एनसी ऊपर से जो कंटेक्ट लगाया जाता है, उनके थ्रू हम ऑन का और ऑफ का फीडबैक लेते हैं। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था दोस्तों ओवरलोड रिले, इसके सारे पार्ट्स और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर का किस तरीके से डिजाइन किया गया रहता है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ओवरलोड कॉइल या फिर हीटिंग कॉइल। ये हीटिंग कॉइल जो होता है, तीनों फेज का जो तीनों कोर आता है जो कंटेक्टर के साथ जुड़ा रहता है, उसी में लगा रहता है। और इनके अंदर एक होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप और एनओ एनसी कंटेक्ट। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अलग अलग जो रिले होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले, यूटेक्टिक ओवरलोड रिले, सॉलिड स्टेट रिले, तो इनका अलग अलग सबका काम रहता है। तो चलिए इसको भी शॉर्टकट में हम बता देते हैं इन सबका क्या काम रहता है। तो देखिए जो बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले है जिसके बारे में हमने बताया, तो अधिकतर हर जगह आपको एमसीसी में जो मेन कंडक्टर होता है उसके साथ अटैच जो मिलेगा आपको यही मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बाई मेटेलिक। बाई मेटेलिक में देख सकते हैं यहाँ पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप यूज किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले। इसके अलावा दोस्तों एक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले होता है इसको हम फेज सीक्वेंस रिले भी बोलते हैं या फिर एसपीपी भी बोला जाता है, सिंगल फेज। और जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले आपको ओवरलोड के साथ साथ आपका फेज फेलर से भी प्रोटेक्ट करता है। फेज फेलर का मतलब ये होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो तीनों फेज होते हैं, तीनों फेज में अगर किसी एक का सप्लाई अगर फेल हो जाता है या फिर वोल्टेज कम आता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि 2 फेज पे ज़्यादा लोड आने लगता है इसके, तो उस कंडीशन में उसी को बोलते हैं फेज फेलर। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। इसको सिंगल फेज प्रोटेक्शन रिले भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले है कि वो ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करेगा और 3 फेज में कोई एक फेज अगर आपका फेल होता है तो उस दौरान में भी आपको ट्रिप करा देगा मोटर को, ताकि मोटर हमारा डैमेज ना हो। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड का यही काम रहता है कि हमारा ओवरलोड के साथ साथ फेज फेलर से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को या फिर मोटर को। इसके बाद जो 3 नंबर जो होता है यूटेक्टिक ओवरलोड रिले। तो दोस्तों यूटेक्टिक ओवरलोड जो रहता है ये भी हमारे थर्मल एक्सपेंशन पे ही काम करता है। इसमें भी एक यूटेक्टिक मटेरियल का यूज किया जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर ओवरलोड रिले जो था हमारा बाई मेटेलिक टाइप का, ये केवल ओवरलोड पे काम करता है। जब करंट आपका ज़्यादा लेगा तो उस दौरान ये ट्रिप कराएगा। लेकिन जो यूटेक्टिक टाइप का जो ओवरलोड रिले रहता है वो ओवरलोड करंट अगर ओवर ले रहा है तो उस दौरान भी आपको मोटर को ट्रिप करा देगा। और अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में भी मोटर को ट्रिप कराने का काम करता है यूटेक्टिक ओवरलोड रिले। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है।
बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले, एक बाई मेटेलिक इलेक्ट्रोथर्मल एक्सपेंशन पे काम कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ओवरलोड रिले रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक हमारा क्या करता है कि ओवरलोड के साथ साथ फेज फेलर पे से भी प्रोटेक्ट करेगा। और यूटेक्टिक ओवरलोड रिले जाता है, ये भी हमारा थर्मल एक्सपेंशन पे ही काम करता है, लेकिन इसके अंदर एक यूटेक्टिक मटेरियल का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ओवरलोड के साथ साथ शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देता है। और लास्ट वाला जो होता है सॉलिड स्टेट ओवरलोड रिले, तो दोस्तों सॉलिड स्टेट ओवरलोड रिले जो रहता है, ये हमारा मल्टीपर्पज रिले रहता है। ये हमारा ओवरलोड, फेज फेलर या फिर फेज इम्बैलेंस जो भी है, तो सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या है कि इनके अंदर जो होता है कि एक इंटरनल कैपेसिटर और एक एल्गोरिथम, एक सर्किट बोर्ड का यूज किया जाता है। तो ये सॉलिड स्टेट रिले जो होता है जनरली यूज नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारा मेन जो होता है दोस्तों बाई मेटेलिक ओवरलोड रिले और जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले हैं, इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे SPP सिंगल फेज प्रोटेक्शन रिले या फिर फेज फेलर प्रोटेक्शन रिले, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ओवरलोड रिले रहता है, ये ओवरलोड रिले भी अलग अलग क्लास के आते हैं। क्लास का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए हमारा ओवरलोड रिले ओवरलोड तो हो गया, ओवरलोड होने के बाद कितना देर तक उसको कितना देर बाद उसको ट्रिपिंग कराना होता है, उसी को बोलते हैं क्लास। तो क्लास जैसे अलग अलग क्लास है, जैसे क्लास 10, क्लास 20, क्लास 30। तो देखिए यहाँ पे जो क्लास रहता है, क्लास 10, क्लास 20, क्लास 30, तो ये जो क्लास का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका ये सर्किट में ओवरलोड तो हो गया, करंट जो है लिमिट से ज़्यादा हो गया, लेकिन लिमिट से ज़्यादा होने के बाद कितना देर तक ये ओवरलोड रिले जो है उसको देखेगा, यानी कि उसको कंट्रोल करेगा, उसके बाद ट्रिप करेगा, उसी को हम बोलते हैं क्लास। अगर मान लीजिए क्लास 10 का है, क्लास 10 का अगर ओवरलोड रिले होगा, तो क्लास 10 का ओवरलोड रिले क्या करेगा, ओवरलोड आने की कंडीशन में 10 सेकंड तक वेट करेगा। 10 सेकंड के अंदर हमारा फिर से अगर नॉर्मल हो जाता है सर्किट, तो ये ट्रिप नहीं कराएगा, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा अगर जैसे होगा तो ये हमारा सर्किट को ट्रिप करा देगा। ये क्लास 10 का मतलब यही होगा। क्लास 10 का मतलब ये 10 सेकंड, 10 सेकंड का वेटिंग टाइम होता है। ओवरलोड रिले 10 सेकंड तक वेट करेगा कि उस दौरान अगर जो सर्किट होता है ओवरलोड से अगर फिर से नॉर्मल हो जाता है तो ट्रिप नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर क्लास 20 होगा तो 20 सेकंड का इसमें टाइम रहता है। ओवरलोड आने के बाद 20 सेकंड तक वेट करेगा ओवरलोड रिले, और 20 सेकंड वेट करने के बाद तब ट्रिप कराएगा। इसी तरीके से क्लास 30 में 30 सेकंड, मान लीजिए करंट आपका ज़्यादा हो गया, 2 एम्पियर का मोटर है, 2 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट ले लिया तो 30 सेकंड का, अगर क्लास 30 है तो 30 सेकंड वेट करेगा। उसके अंदर 30 यानी कि 30 सेकंड के अंदर अगर ओवरलोड रिले फिर से सॉरी ओवर करंट जो है, अगर करंट नॉर्मल हो जाता है तो फिर मोटर को ट्रिप नहीं कराएगा। 30 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा तब फिर ओवरलोड जो है ट्रिप करा देगा मोटर को। तो यही होता है क्लास 10, क्लास 20 और क्लास 30, ये यानी कि वेटिंग टाइम होता है, ट्रिपिंग का वेटिंग टाइम। इतने सेकंड वेट करेगा ओवरलोड आने के बाद, उसके बाद ही ट्रिप कराएगा। तो ये लिखा रहता है, जो भी हमारा ओवरलोड रिले रहता है उसके ऊपर या फिर साइड में जो हमारा नंबर प्लेट वगैरह रहता है डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर लिखा रहता है क्लास 10 है या फिर क्लास 20 है या फिर क्लास 30 है। तो ये इसका क्लास का मतलब यही होता है। इसके अलावा देखिए अलग अलग मॉडल आते हैं, अलग अलग, जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का आपने ज़्यादा देखा होगा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का जो हमारा ओवरलोड रिले रहता है ज़्यादातर लगा रहता है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक में भी अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे LRD03, LRD06, LRD10, LRD04। तो जो LRD है और आगे जो 03, 06, 1004 जो है, ये हमारे एम्पियर होते हैं, इनका रेटिंग होता है करंट, ये इतने करंट तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए LRD03 है, तो LRD03 का मतलब 3 एम्पियर तक का लोड के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।